एक छोटे से अंतराल के बाद आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक बहुत ही डिफरेंट इंडोनेशियन हॉरर मूवी। 5 लोगों का एक म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस के लिए एक जगह पर जाता है, पर वहां उनकी लीड सिंगर समुद्र में गायब हो जाती है। उसकी तलाश करते हुए इनको पता चलता है कि कई लोग इस तरह वहां पर गायब हुए हैं और वो लौट कर कभी नहीं आए। लोगों का मानना है कि गायब हुए लोग सारंजना नाम के एक अमानुष्य शहर चले जाते हैं और वहां से कभी लौट कर नहीं आते। तो दोस्तों, उस लीड सिंगर का क्या हुआ, उसके दोस्तों ने क्या किया, यह इस मूवी की कहानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। तो चलिए आज की मूवी, जिसका नाम है सरांजना कोटा गैब, यानी सरांजना द अनसीन सिटी, हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक लाइव कॉन्सर्ट को दिखाते हैं जहां पर एक म्यूजिक बैंड परफॉर्म कर रहा है और उनके सारे फैंस खुशी से झूम रहे होते हैं। इनकी खुशी और एक्साइटमेंट का कारण है इस बैंड की लीड सिंगर, जिसका नाम है सीता। इसकी आवाज और सिंगिंग स्टाइल के सभी दीवाने हैं। दरअसल सीता और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर यह बैंड शुरू किया है। यह है गिटारिस्ट एंडी और यह डीजे डियोन और यह है बैंड की एक और परफॉर्मर जिसका नाम है रिचल। इनके अलावा इनकी एक मैनेजर भी है जिसका नाम है फित्री। ये पांचों दोस्त हैं और इस बैंड की जान भी। यंग लोगों के बीच इनका बैंड बहुत ही फेमस है। आज एक और शानदार कॉन्सर्ट खत्म करके सभी खुशी खुशी होटल लौट रहे होते हैं, लेकिन रैंडी बहुत नाखुश दिखाई देता है। होटल में वो सबसे कहता है कि हमारे सॉन्ग्स पहले जैसे अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। पहले तो हम सभी मिलकर नए नए गाने लिखते थे, नए नए ट्यून्स कंपोज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आजकल हम सिर्फ वही गाने बार बार परफॉर्म कर रहे हैं जो सीता चाहती है। एंड सीता गुस्से में कहती है कि जो ऑडियंस को पसंद है वही तो हम बार बार परफॉर्म करेंगे ना। फिर रैंडी कहता है कि प्रॉब्लम ऑडियंस में नहीं, तुम में है। तुम नए गाने ट्राई करना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने वही पुराने हिट सॉन्ग्स परफॉर्म नहीं किए तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। हम म्यूजिक को लेकर पहले भी बहुत पैशनेट थे, लेकिन जिस दिन से तुम फेमस होने लगी तब से हमारा बैंड सिर्फ फेमस होने के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी खो चुका है। ये सारी बात सुनकर सीता चिढ़कर कहती है कि ठीक है, आज से मैं कुछ डिसाइड नहीं करूंगी, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा बैंड करेगा बस। कहकर वो उठकर चली जाती है। उसे एक कॉल आता है जिसे अटेंड करते हुए वो बहुत परेशान हो जाती है। असल में उसके पेरेंट्स कॉल कर रहे थे। सीता कहाँ है, किस हाल में है, इसकी उनको कोई चिंता नहीं थी। वो अगर सीता को कॉल करते हैं तो सिर्फ पैसे मांगने के लिए करते हैं, उससे प्यार के 2 शब्द भी नहीं बोलते। सीता हमेशा तरसती है कि उसके बारे में सोचने वाला भी कोई हो, उसके बारे में भी कोई केयर करे, लेकिन पेरेंट्स वो सिर्फ नाम के पेरेंट्स थे। इसीलिए सीता बहुत दुखी हो जाती है। तब कॉरिडोर में उसे ट्रेडिशनल ड्रेस में एक आदमी दिखता है जो बहुत ही अजीब लगता है, पर अचानक वो कहीं गायब हो जाता है। सीता चौंक जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये गायब कहाँ हो गया। वो वहां आते स्टाफ से भी पूछती है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब सीता हैरान हो जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर नहाने लगती है। वो साथ ही साथ रोने भी लगती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। सीता दरवाजा खोलती है तो वहां पर कोई नहीं होता। सीता फिर आकर नहाने लगती है, लेकिन एक और बार कोई नॉक करता है। सीता फिर बाहर आती है तो वही ट्रेडिशनल ड्रेस वाला आदमी हाथ से इशारा करते हुए आगे जाने लग जाता है। उसी बीच रिजॉर्ट में पानी के ऊपर एक ब्रिज बना होता है जिस पर वो चलने लग जाता है। सीता भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उस ब्रिज के एंड पर जाकर वो रुकता है और आगे की ओर इशारा करता है। तभी वहां पर पानी के ऊपर एक खूबसूरत जगमगाता हुआ शहर नजर आता है। सीता बिल्कुल बौखला जाती है कि ये क्या है। एंड तब वो आदमी कोई मंत्र जपता है और अचानक मुड़कर सीता को देखता है। अगले ही सेकंड सीता हो जाती है बेहोश। कट करके दिखाते हैं कि वो अपने कमरे में बेड पर लेटी होती है और फित्री उसके पास बैठकर नमाज कर रही है। वो कहती है कि होटल के लोग तुम्हें ब्रिज से उठाकर लेकर आए थे, तुम वहां पर गई क्यों थी। सीता उसे उस ट्रेडिशनल ड्रेस वाले आदमी के बारे में बताती है और कहती है मुझे लगा जैसे मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और न जाने क्यों उसके पीछे चली गई, मुझे पता ही नहीं। फिर मैं बेहोश हो गई और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। फित्री कहती है मुझे पता है तुम्हारा परिवार तुम्हें बिल्कुल भी केयर नहीं करता, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, तुम्हारी फिक्र है हमें, तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। कहकर फित्री कुरान पढ़ने लग जाती है। तब वो सीता को कुरान के वाक्य बड़बड़ाते हुए सुनती है और चौंक जाती है कि इसे कैसे पता। वो तुरंत रिचल को बताने जाती है और उसे अपने साथ ले आती है, लेकिन सीता अब कमरे में नहीं होती। दोनों घबराकर उसको हर जगह ढूंढती है। फिर वो रैंडी और डियोन को जगाकर उन्हें बताती है कि सीता का कहीं पता नहीं चल रहा और अब चारों मिलकर होटल के अंदर बाहर हर तरफ उसको ढूंढते हैं। तभी वो देखते हैं कि सीता एक बोर्ड पर उस ट्रेडिशनल ड्रेस वाले आदमी के साथ कहीं जा रही है। वो हंस रही होती है जैसे कि वो किसी के वश में आकर ये सब कर रही है। ये लोग चिल्लाते भी हैं कि प्लीज मत जाओ, लेकिन तब तक सीता उस बोर्ड के साथ गायब हो जाती है। ये लोग अब वापस आ जाते हैं और इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। डियोन तो रैंडी को डांटता है कि तुमने उसको न जाने क्या क्या कह दिया होगा, इसलिए वो गुस्से में पता नहीं कहाँ चली गई। फिर फित्री दोनों को शांत करती है और तभी इवेंट के मैनेजर्स आते हैं और बताते हैं कि इतनी रात गए हम समुद्र में जाकर ढूंढ नहीं सकते। कल सुबह हमें कुछ मछुआरों की मदद से
सीता को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। फित्री तो उन पर चिल्ला देती है कि अगर हमारे दोस्त को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए। जैसे तैसे रात गुजरती है और सुबह चारों बहुत ही टेंशन में बैठे होते हैं। तब इवेंट मैनेजर आसपास के गांव में पूछताछ करके इनको बताता है कि अब तक इस एरिया के कई लोग समुद्र में इस तरह गायब हुए हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। पास के गांव में मिडा नाम की लड़की है जिसका भाई भी इस तरह गायब हुआ था, शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। ये सोचकर वो इनको मिडा के घर पर लेकर जाता है। मिडा बताती है कि 7 साल पहले उसका भाई मोहम्मद समुद्र में गायब हुआ और लोग कहते हैं कि इस तरह गायब होने वाले लोग सरांजना नाम के एक इनविजिबल सिटी में चले जाते हैं। इस्लामिक पुराणों के अनुसार ऐसे इनविजिबल जीव भी होते हैं जिन्हें जिन कहा जाता है। इंसानों की दुनिया के बीच वो अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। सरांजना एक ऐसी ही इनविजिबल दुनिया है जिसे जिन चलाते हैं और वो इस दुनिया से कुछ गिने चुने लोगों को ही सरांजना लेकर जाते हैं। सरांजना जाकर या तो इंसान बहुत ही खुशी का जीवन जीता है या फिर बहुत ही बदतर जिंदगी जीते हैं। इस बारे में अगर और जानना है तो आप अकबर से मिलिए, वो पास ही में रहते हैं। ये कहकर वो इन्हें अकबर के पास लेकर जाती है। इनको देखते अकबर समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। वो बताता है कि सच में सरांजना नाम का एक इनविजिबल शहर है। अब ये लोग पूछते हैं कि हमें सरांजना जाना है तो क्या करना होगा। अकबर बताता है कि कोई अपनी मर्जी से वहां नहीं जा सकता। सरांजना में रहने वाले जिन जिसे चुनते हैं सिर्फ वही लोग वहां प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन एक तरकीब है। कहकर वो इनको एक एल्बम दिखाता है जिसमें एक आदमी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए एक तलवार ले खड़ा होता है। अकबर बताता है कि इस तलवार को मेडोवा कहते हैं। यह आदमी अभी जिंदा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उसका पता मालूम है। अगर तुम्हें मेडोवा मिल जाए तो उसको लेकर तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ 100 साल पुराना पेड़ है। उस पेड़ के पास अगर तुम मेडोवा तलवार को लेकर गए तो सरांजना जाने का पोर्टल खुल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें सरांजना जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्हें जिन लेकर जाते हैं। बिना अनुमति के तुम लोग वहाँ जाओगे तो खतरा हो सकता है। ऊपर से सरांजना में एक दिन हमारी दुनिया में 7 दिन के बराबर होता है। उसके अंदर तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढ कर लाना है, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये लोग अब सीता को ढूंढ कर लाने की ठान चुके थे, तो अकबर से उस आदमी का पता ले लेते हैं जिसके पास मेडोवा तलवार थी। अब मिडा भी इनके साथ जाना चाहती थी तो ये लोग उसको भी लेकर चले जाते हैं। फिर वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस आदमी के घर जाने के लिए बोट से कुछ दूर जाना होगा। रास्ते में वो देखते हैं कि गांव के लोग मरे हुए लोगों की शव पेटियों को नदी में बहा रहे होते हैं। ये इनका कोई रिवाज है वैसे। फिर वो उस आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक लड़की इनको अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर्दे के पीछे एक बुजुर्ग औरत बैठी होती है। अब ये लोग पूछते हैं कि हमें मेडोवा की जरूरत है, हमें वो कहाँ मिलेगा। वो इन्हें दोस्तों फिर चेतावनी देती है कि मेडोवा मेरे पति की है और वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। ये लोग निराश होकर निकल रहे होते हैं कि तभी उस घर की लड़की बताती है कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके पास मेरे दादाजी का कब्र है, उसी के अंदर मेडोवा तलवार है। आप अगर कब्र को खोदकर मेडोवा निकाल लें तो फिर शायद कुछ हो जाए। ये लोग भी तुरंत उस जगह की ओर घुमा लेते हैं बोट को। उस पेड़ तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। उस पेड़ पर दोस्तों एक भूतनी भी होती है जिसका सिर्फ सर होता है, शरीर नहीं होता, लेकिन अंदर से ऑर्गन्स दिखते हैं। वो ठहाका मारने लग जाती है। उसकी हंसी डियोन को डरा देती है और वो कहता है कि चलो यार वापस चलते हैं यहाँ से, लेकिन डंडी कहता है उसको मत देख और अपना मुंह बंद कर। किसी तरह वो उस कब्र पर पहुंच जाते हैं। रैंडी, डियोन और फितरी कब्र को खोदकर शव पेटी को भी खोल देते हैं। उसी में होती है तलवार, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा सांप लपेटे हुए है। वो एक लकड़ी से उसको निकाल फेंकते हैं। फिर फितरी तलवार को उठाने जाती है तो अचानक लाश पर गिर जाती है। तभी वो लाश फितरी को पकड़ लेती है और चेतावनी देती है कि इस तलवार को मत लेकर जाओ, तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन दोस्तों फितरी उसके हाथ से तलवार छीन लेती है और वो बोट पर बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत देर के बाद भी बोट हिलने का नाम ही नहीं लेती और तब पानी से एक एक करके लाशें निकलकर इनको देखने लग जाती हैं। गांव वाले इस नदी में लाशों को बहा देते थे, तो अब वो सारी लाशें उठ खड़ी होती हैं। बड़ी मुश्किल से वो इनके बीच से निकल पाते हैं। अब मेडोवा तलवार मिल चुकी है तो उनको जंगल में जाकर उस पोर्टल को ढूंढना होगा। सभी पूरी तैयारी के साथ उस 100 साल पुराने पेड़ की तलाश में जंगल में चले जाते हैं। इनके साथ इनका इवेंट मैनेजर भी आ जाता है। मीडा सबसे पीछे चल रही होती है। तभी उसे एक छोटा भूत भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी और को वो नजर नहीं आता। तो मीडा सोचती है कि ये मेरा बस वहम है, इसलिए वो दूसरों को कुछ नहीं बताती। बहुत दूर चलने के बाद वो एक छोटी नदी के पास पहुंचते हैं। फितरी मेडोवा तलवार को एक पत्थर पर रख देती है। तभी मीडा चुपके से उसको चुराने की कोशिश करती है, लेकिन इवेंट मैनेजर उसको देख लेता है। तो वो एक्टिंग करके कहती है कि ये पानी में गिरने वाला था, इसलिए उसको सेफ रखने के लिए उठाने जा रही थी। पर लगता है दोस्तों मीडा अपना अलग ही प्लान बनाकर इनके साथ आई हुई है। वो रात में फिर वहीं पर रुकते हैं और थकान के मारे सभी सो भी जाते हैं। अब आधी रात को डियोन की आंखें खुल जाती हैं और उसे दूर से ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनाई देता है। वो भी बिना किसी को जगाए अकेले ही आवाज की दिशा में चला जाता है। यहाँ मीडा उठ जाती है क्योंकि वो सोई नहीं थी।
सबको सोते हुए देखकर वो चुपचाप मेडोवा को उठाकर भाग जाती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये लोग अकबर से मिलकर निकले तो अकबर ने मिडा से कहा, ये लोग मेडोवा को जरूर ढूंढ निकालेंगे, इसलिए तुम इनके साथ जाकर मेडोवा को चुरा लेकर आ जाना, फिर हम तुम्हारे भाई को आसानी से सरांजना से छुड़ा कर लेकर आ पाएंगे। इसलिए दोस्तों मिडा ने इनकी टीम को ज्वाइन किया था। तलवार लेकर वो जंगल में भाग रही होती है कि अचानक एक छोटा भूत उसके पास से गुजरता है। दूसरी ओर डियोन देखता है कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर 3 भूत नाच रहे हैं। फिर वो उनसे छुपकर वापस जाने लग जाता है तो उसको हर तरफ वही भूत दिखते हैं। कुछ ही देर में उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता और वो ना चाहते हुए भी उन भूतों के साथ नाचने लग जाता है। वो रो रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नाचना बंद नहीं कर पाता। इसी बीच डियोन के दोस्त जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि डियोन गायब है और दूसरी ओर मिडा भी गायब है और तलवार भी नहीं है। वो उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ मिडा जंगल में भटक गई होती है। तभी उसको एक छोटे बच्चे की आवाज आती है और एक बच्चा उसके सामने होता है। मिडा जानती है कि यह बच्चा नहीं बल्कि भूत है, लेकिन वो बच्चा वो मिडा को माँ कहकर बुलाता है तो मिडा उसकी आवाज में mesmerize हो जाती है और उसे उठाने लग जाती है। लेकिन वो बच्चा तो भूत था और मिडा का गला पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद उसकी चीख सुनकर बैंड के बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं तो देखते हैं कि वो छोटा बच्चा वो भूत मिडा के शरीर को खा रहा है। जब उसके मुंह पे रोशनी पड़ती है तो उसका भयानक रूप देखकर ये लोग चिल्ला जाते हैं। तभी ने वो तलवार दिख जाती है, लेकिन तलवार लेकर जब वो मुड़ते हैं तो वो भूत मिडा की लाश को घसीट कर लेकर जा चुका था। अब वो एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते और तुरंत उस 100 साल पुराने पेड़ की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इस बार फितरी सबसे पीछे चल रही होती है। सिर्फ उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखती है तो नीचे एक बिल्ली को देखकर वो झुकती है। तभी उसके सामने एक लाश खड़ी होती है जिसे फितरी ने नहीं देखा था और यहाँ से वो लाश फितरी को फॉलो करने लग जाती है। लेकिन फितरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उस रात सभी एक जगह पर बैठे होते हैं। फितरी नमाज कर रही होती है और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सभी उसको संभालने के लिए आके जाते हैं, लेकिन जब उसको होश आता है ना तो वो वहाँ नहीं बल्कि कीचड़ के बीच होती है। वहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं और ये वही जगह है जहाँ ये लोग तलवार लेने गए थे। फितरी अब पूरी तरह घबरा जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसी बीच सारी लाशें एक सुर में कहती हैं, वो तलवार तुमने जहाँ से ली थी उसे वापस वहीं रख दो, वरना विनाश होगा विनाश। फितरी वहां से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक लाश उसके पैर पकड़कर कीचड़ के अंदर उसको घसीट देती है। फितरी पूरी तरह चिल्लाने लग जाती है और तब उसे असल में होश आता है। वो अपने दोस्तों के बीच होती है। वो उनको सब कुछ बता देती है कि उसने क्या क्या देखा। अब सभी को लगता है डर और वो सोने का इरादा मन से निकाल कर उस पेड़ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। 3 दिन चलने के बाद अब इवेंट मैनेजर कहता है कि मुझे लगता है इस जगह से पहले भी हम गुजर चुके हैं। वो अपनी शर्ट निकाल कर एक पेड़ पर बांधता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर इवेंट मैनेजर का शर्ट बंधा हुआ है। अब वो रियलाइज करते हैं कि वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे हैं। फितरी बहुत थक जाती है और उन्हें उस रात भी वहीं पर रुकना पड़ता है। अब फितरी परेशान होती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, जल्द से जल्द हमें उस पोर्टल तक पहुंचना होगा। इसी बीच इन्हें भी वही ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनाई देता है जो डियोन को सुनाई दिया था। दोस्तों वो उस जगह जाकर देखते हैं तो डियोन कुछ भूतों के साथ मिलकर नाच रहा है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नाच रहा है। ये लोग डियोन को पुकारते हुए उसके पास जाते हैं तो रैंडी और रेचल भी उन भूतों के वश में हो जाते हैं और वो भी नाचने लगते हैं। फितरी चिल्लाती है कि मत नाचो, वापस आ जाओ। तो इसी बीच इवेंट मैनेजर फितरी से कहता है कि अगर हम भी इन भूतों के वश में हो गए तो मरते दम तक नाचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से वो भूत इवेंट मैनेजर को भी अपने वश में कर लेते हैं और वो भी उनके साथ नाचने लग जाता है। अब फितरी मयान से मेडोवा तलवार को निकालती है और निकालते ही सारे भूत गायब हो जाते हैं और उसके सारे दोस्त जमीन पर गिर पड़ते हैं। बाकियों को तो होश आ जाता है, लेकिन डियोन बेचारा मर जाता है क्योंकि वो लगभग 2 दिन से नाच रहा था। सभी बहुत रोते हैं। फितरी उन भूतों के वश में नहीं हुई क्योंकि उसके पास मेडोवा तलवार थी। वो फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और आखिरकार वो 100 साल पुराने पेड़ के पास पहुंच ही जाते हैं। वो मियान से तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं कि गलती से तलवार नीचे गिर जाती है। इवेंट मैनेजर उसे उठाता है कि अचानक एक लाश न जाने कहां से आकर उसे घसीट कर लेकर जाती है। यहाँ दोस्तों और भी कई लाशें इन सबको घेरने लगती है। इवेंट मैनेजर लाशों से बचकर भागने लग जाता है, लेकिन एक जगह फिसल जाता है और एक पेड़ की नुकीली टहनी से घायल होकर वहीं मर जाता है। ऐन वक्त फितरी उसके हाथ से तलवार निकालने में कामयाब हो जाती है और उसको मयान में रखती है। तब जाकर सारे भूत गायब हो जाते हैं। अब उस बड़े पेड़ पर एक पोर्टल खुलता है और सभी उसके अंदर भागते हैं। वो एक बिल्कुल टनल जैसी होती है और जब वो टनल से बाहर निकलते हैं तो तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो पहुंच चुके हैं सरांजना
यही तो वो इनविजिबल शहर है, और शहर हो तो ऐसा एकदम हाईटेक। इसी शहर में जिन रहते हैं और इनके दोस्त सीता भी यहीं पर है। ये इतना हाईटेक है कि हर 5 फीट पर एक कैमरा है। दूसरी दुनिया से बिना परमिशन के यहाँ आने वालों को पकड़ने के लिए सारा बंदोबस्त किया गया है। वहाँ की हाईटेक सिक्योरिटी टीम को इनके आने की खबर तुरंत मिल जाती है। वो शहर के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और शहर भर में लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है कि 3 लोग इलीगली हमारी दुनिया में घुस आए हैं। सारे गार्ड्स दोस्तों इन तीनों का पीछा करने लग जाते हैं। उनसे बचकर वो लोग एक जंगल के अंदर भागते हैं। तभी वहां पर एक वैन आता है। उसमें एक छोटा लड़का होता है जो चिल्लाता है कि जल्दी आकर गाड़ी में चढ़ो। ये लोग भी चढ़ जाते हैं। फिर वो इन्हें बचाकर हाईवे पर लेकर आता है। तब वो अपना नाम मोहम्मद बताता है और ये नाम सुनकर वो समझ जाते हैं कि यही मीरा का भाई है जो 7 साल पहले समुद्र में गायब हुआ था। और उसके साथ हैं उसके दादाजी। ये दोनों इस रंजना शहर में रहते हैं। मोहम्मद बताता है कि हमारी दुनिया से जो इस दुनिया में बिना परमिशन के आ जाते हैं ना, उन्हें यहाँ की पुलिस खत्म कर देती है। इसीलिए ऐसे लोगों को हम रेस्क्यू करते हैं और उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज देते हैं। दादाजी दोस्तों बोल और सुन नहीं सकते। मोहम्मद ये सारी चीजें बता ही रहा होता है कि फितरी पूछती है, क्या तुम ही मीरा के भाई मोहम्मद हो? वो कहता है कि हाँ। फिर वो पूछती है कि अगर तुम वापस आने का रास्ता जानते हो तो अपनी दुनिया में क्यों नहीं लौटे? मोहम्मद कहता है कि मेरे घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मुझे तो उन लोगों ने ढूंढा भी नहीं होगा, इसलिए मैं यहीं पर अच्छा हूँ और अपने दादाजी के साथ बड़ा खुश हूँ। अब रैंडी कहता है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बिना कितने दुखी हैं जानते हो तुम? तुम्हारी दीदी ने तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक। इसके आगे दोस्तों फितरी उसे कहने नहीं देती कि उसके दीदी मीरा अब नहीं रही। मोहम्मद कहता है कि हम आपको एक पोर्टल के पास ड्रॉप कर देंगे जहां से आप अपनी दुनिया में जा पाएंगे। जल्दी से बचकर निकल जाना। पर फितरी कहती कि सुन भाई, हम लोग बचकर जाने के लिए थोड़ी यहाँ पर आए हैं। हम अपनी दोस्त सीता को लेकर ही जाएंगे यहाँ से। इस पर दादाजी गुस्से में साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि एक पल के लिए भी तुम लोग यहाँ मत रुकना वरना मारे जाओगे। पर मोहम्मद उन्हें मना लेता है कि प्लीज दादाजी, ये लोग अपने दोस्त को ढूंढने यहाँ पर आए हैं, थोड़ी मदद तो हम कर ही सकते हैं। अब दादाजी भी कन्विंस हो जाते हैं और इन्हें उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ सीता रहती है। उन्हें ड्रॉप करके दादाजी समझाते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा ये 7वां दिन है, सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। उसके अंदर अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ का पोर्टल बंद हो जाएगा। फिर तुम यहीं फंस जाओगे और गार्ड्स के हाथ लगोगे तो मौत निश्चित है। ये लोग भी जल्दी से सीता को लेने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी आज शादी है और एक जिन से वो शादी कर रही है। उसे देखते ही सब उससे लिपट जाते हैं और कहते हैं तुम्हें बचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पता है तुम्हें? कितनी मुश्किलों से गुजर कर यहाँ पर आए हैं, पता है तुम्हें? और ये क्या ड्रेस पहन के रखा है तुमने? इसे चेंज करके जल्दी से आ जाओ, हम यहाँ से बच कर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों सीता देती है कहानी का एक खतरनाक ट्विस्ट। वो कहती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी। उस दुनिया में मेरा हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ यहाँ मुझे बहुत प्यार मिला और अब तो मैं एक जिन से शादी करने जा रही हूँ। फितरी तो रोने लग जाती है कि ये क्या कह रही हो तुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं। रैंडी को भी दोस्तों गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम जैसी सेल्फिश इंसान मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारे खातिर हम अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर आए हैं। हमारे दोस्तों की जान गई है सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश में, और तुम कहती हो कि वहाँ कोई तुम्हारी केयर नहीं करता। अगर केयरिंग नहीं होती तो क्या इतना सब कुछ खोकर सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए इतनी दूर आते? हाँ, मैंने तुम्हें डांटा जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। जो फ्रेंड्स सच में प्यार करते हैं वही डांटते भी हैं, समझी? सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले फ्रेंड्स नहीं होते। गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए अगर फ्रेंड्स डांट लगा भी दे तो और बहस कर भी ले तो हर्ज क्या है इसमें? अपने फ्रेंड्स की गलती को मुंह पे कहने वाले ही सच्चे फ्रेंड्स होते हैं और हम सच में सच्चे फ्रेंड्स हैं। पर तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुमने ये जानने की कोशिश कभी की ही नहीं होगी कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारी केयर करते भी हैं या फिर नहीं। तुम्हें तो लगता है कि जो लोग तुम्हारी मर्जी से चले वही तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। तुम हमारी दोस्त हो और अगर तुम गलत करोगे तो सबसे पहले हम ही तुम्हें बताएंगे कि ये गलत है। अरे हमें तुम्हारी अहमियत पता है, इसीलिए हम अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने के लिए इस खतरनाक जगह पर आए हैं जहाँ गुस्सा होता है वहीं प्यार भी होता है। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल दोस्तों ये रैंडी है। वो कहता है कि मुझे जो कहना था सब कह चुका हूँ, अब तुम्हारी मर्जी जो करो। चलो यार यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी बात को मानेगी। कहकर वो फितरी और रिचल को लेकर वहां से जाने लग जाता है। एंड तब जाकर सीता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके दोस्त इतनी जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए। वो समझ आती है और वो रोते हुए उनको पुकारती है कि मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। आखिर फ्रेंड्स एक हो जाते हैं और मोहम्मद और उसके दादाजी उन्हें पोर्टल के पास छोड़ देते हैं जहाँ से वो अपनी दुनिया में जा पाएंगे। सभी पोर्टल की ओर चलने लग जाते हैं, लेकिन तभी रैंडी मोहम्मद के कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर मोहम्मद फूट फूट कर रो पड़ता है। फितरी अब रैंडी को डांटती है कि तुमने उस बेचारे से क्या कहा जो इतना रो रहा है। वो रैंडी कहता है कि वो भी अपनी सीता की तरह है, उसे लगता है कि उसकी दुनिया में उसकी कोई केयर नहीं करता था, इसलिए वहां से छुटकारा पाकर वो यहाँ पर खुश रह रहा है। मैंने उसको बता दिया कि उसके बिना उसकी दीदी रात दिन होकर परेशान थी और उसे बचाने की कोशिश में मीरा ने अपनी जान तक दे दी। ये मैंने उसको बता दिया और एक न एक दिन तो उसको सच पता चलना ही था।
इसीलिए मैंने उसको बता दिया। सच जानकर मोहम्मद अपने दादाजी से लिपट कर बहुत रोता है। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। सीता और मोहम्मद की तरह कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे बारे में सोचने वाला, हमारी केयर करने वाला कोई नहीं है, और इसी वजह से वो अपने आसपास के उन लोगों पर ध्यान ही नहीं देते जो सच में उनके बारे में सोचते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। खैर, ये लोग उस पोर्टल के जरिए अपनी दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन ये दूसरा पोर्टल है जो समुद्र के अंदर खुलता है। ये लोग स्विम करके तट की ओर आ रहे होते हैं और मेडोवा तलवार पानी में गिर जाता है, लेकिन इन्हें अब उसकी जरूरत नहीं है, तो वो उसको पानी में छोड़कर तट पर आ जाते हैं। सीता को उसके फ्रेंड्स ने बचा लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। कुछ दिन के बाद एक मछुआरा अपने नेट पानी में फेंकता है, तो मेडोवा तलवार उसके नेट में फंस जाती है। वो तलवार को म्यान से निकालता है तो देखता है अचानक उसकी बोट में एक लाश है। वो घबरा जाता है। कट करके सरांजना शहर में उस दूल्हे जिन को दिखाते हैं जिससे सीता की शादी होने वाली थी। वो बहुत गुस्से में होता है कि मेरी दुल्हन को जिस दुनिया में लोग भगा कर लेकर गए हैं ना, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो हमारी दुनिया में आने के लिए निकल पड़ता है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।